देखो बेटा, फैराडेज लॉ पे, यस पॉइंट, फैराडे लॉ पे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 16 है एक्सरसाइज का। कैसे करोगे देखो इस क्वेश्चन को। 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ध्यान से देखो। 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, कहाँ है? कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज। एक में क्या है? पहले वाले में ZnSO4 सोल्यूशन है, दूसरे वाले में क्या है? AgNO3 सोल्यूशन है, और तीसरे वाले में क्या है? ध्यान से समझना, CuSO4। ये कह रहे हैं कि भैया इसमें हम 1.5 एम्पियर की स्टडी करंट पास कर रहे हैं, मतलब कंटिन्यूस। आई की वैल्यू क्या है? 1.5 एम्पियर, ठीक है ना। तो कितना मास डिपॉजिट हो जाता है? ये कह रहे हैं कि सिल्वर का कितना मास डिपॉजिट हो जाता है? मास ऑफ सिल्वर क्वेश्चन में लिखा गया है, मास ऑफ Ag कितना डिपॉजिट हो गया बताओ? 1.45 ग्राम। करें कितनी देर तक करंट पास किया, मतलब टाइम बताइए। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ आपको मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और क्वेश्चन में, और एक चीज दिया है, बताऊं क्या? एटॉमिक मास किसका? सिल्वर का, जिंक का। यहाँ बॉक्स बना के लिख देता हूँ। सिल्वर का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? 108 U। कॉपर का कितना होता है? 63.5 U। और जिंक का होता है आपका 65 U। ये एनसीईआरटी था इसलिए नहीं दिया था वहाँ पे, एग्जाम होगा तो वहाँ पे दिया रहेगा पेपर के क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो मास की जरूरत पड़ जाती है। देखो मुझे बताओ, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, और फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहता है? M इक्वल टू Z इनटू I इनटू क्या है? यही तो कह रहा है ना। सुनो, इसमें क्या पूछा जा रहा है? टाइम। देखो I आपको दिया हुआ 1.5 एम्पियर है ना, आपको मास दिया हुआ है, Z तो निकालना मैंने बताया था आपको। तो चलिए रखिए इसकी वैल्यू 1.45 इक्वल टू Z। Z क्या लिखोगे? एटॉमिक मास, क्योंकि सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है ना। सिल्वर का एटॉमिक मास कितना होता है? 108 अपॉन 1 वैलेंसी। AgNO3 में हाँ ना, उसकी वैलेंसी क्योंकि 96,500, चूंकि कूलम है, चार्ज कूलम में रखना है इसलिए 96,500 रखा जाएगा। I की वैल्यू 1.5 है, और T टाइम। इसको जब सॉल्व कर लिए पूरा ना, 863 सेकेंड लगभग आ जाएगा, ये इसका आंसर है, ठीक है बेटा। अब सुनो, अब इसमें क्या निकालना है? कॉपर और जिंक का क्या निकालना है? मास निकालना है। सेकेंड लॉ निकाल लो, चाहे फर्स्ट लॉ से निकाल लो, जैसी मर्जी। फर्स्ट लॉ से भी निकाल सकते हो, कैसे? M इक्वल टू क्या होगा? Z। इसे कॉपर के लिए निकाल लो, फॉर कॉपर ना, फॉर किसके लिए? कॉपर। M निकालना आपको। Z कॉपर के लिए क्या होगा? मतलब 63.5 पर 2 इंटू 96,500। कितनी करंट पास करो बताओ, और कितने सेकंड के लिए पास करो? इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अभी सॉल्व कर लेना। हाँ, फॉर जिंक के लिए क्या होगा? फर्स्ट लॉ से निकल आएगा, चाहे सेकंड लॉ आपको याद हो या नहीं याद हो। फॉर जिंक क्या होगा बेटा? 65 इंटू 1.5 इंटू 863 अपन। तो मोबाइल इसको निकाल के मुझे आंसर बता दो फटाफट, ठीक है। 2 इंटू क्या होगा? 96,500। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा क्योंकि यहाँ 63 यहाँ 65 है, इसलिए बहुत माइनर डिफरेंस आएगा। 1 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ पे, यहाँ भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना। नोट करो। हाँ बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल टाइप का क्वेश्चन है, हार्ट्स का। और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में भी आ चुका था, लेकिन इसमें उल्टा पूछा गया था, थिकनेस ऑफ लेयर क्या होगा। करंट दिया था, ठीक है ना, सब कुछ दिया था, और पूछा जा रहा था थिकनेस ऑफ लेयर क्या है। तो वो एक चीज है यहाँ पर, आपको क्या निकालना है यहाँ पे फाइनली? हाउ लॉन्ग करंट पास, कितना टाइम तक करंट पास करोगे। तो करंट पास करोगे तो M इक्वल टू क्या होगा? ZIT, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। I आपको दिया है, T निकालना है, Z तो निकल आएगा। तो इसका मतलब आपको किसके सर्च में जाना चाहिए? मास के टर्म में जाना चाहिए।
मास इक्वल टू द होता क्या है, आपको डेंसिटी दिया हुआ है, मास इक्वल टू द होता क्या है, डेंसिटी इक्वल टू द मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू द मास अपॉन वॉल्यूम, मास इक्वल टू द क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी आपको दिया है किसमें बेटा, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर दिया है। अच्छा वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ, वॉल्यूम। तो ठीक है, आप पहले वॉल्यूम निकालो फिर मास उसके फॉर्मूले में रखेंगे। वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एरिया इनटू क्या हो जाएगा, थिकनेस, होगा कि नहीं होगा। देखो इसमें शेप से कोई नहीं मतलब, अभी एक बच्चा कह रहा सर शेप क्या होगा, इसमें जो हमें इसने बता दिया सरफेस एरिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है और थिकनेस ये सरफेस एरिया हो गई, आएगी ना बात में, थिकनेस कितना ऊपर गया मतलब हाइट हो गई, तो वॉल्यूम निकल आया ना, उसके शेप से क्या ले लेना, चाहे जैसा हो, है कि नहीं। तो एरिया आपको दिया, एरिया निकालना होता तो पता करना होता क्या है, ठीक है ना, सरफेस कैसा है कि नहीं, सिलेंड्रिकल है या रेक्टेंगल, मतलब जो भी होगा, मैथ का है इतना पता नहीं है, मैथ की टर्मिनोलॉजी भूल चुके हैं हम। तो एरिया में क्या होगा आपका 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, आई नहीं बात सुनिए भैया जी, ये बताइए 80 सेंटीमीटर, थिकनेस किसमें है, मिलीमीटर में, तो दोनों एक ही में होना चाहिए सेंटीमीटर में, क्यों, क्योंकि आगे डेंसिटी भी किसमें है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में, इसीलिए यहाँ पे सेंटीमीटर रखो। तो कितना था भैया 0.05 डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर, इसको पूरे को सॉल्व कर लिया, ये आ गया 0.04 सेंटीमीटर क्यूब, आपका आ गया वॉल्यूम, ठीक है ना। अब फिर भैया मास निकाल लो आप, मास इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी, डेंसिटी कितना है 10.5, वॉल्यूम कितना है 0.04, सॉल्व कर लिया इसका लगभग 40 ग्राम, कितना आएगा 42 आएगा, अच्छा 42 आ गया। अब फॉर्मूला देखो, मास निकला है तो क्या करना है, 0.42 इक्वल टू सिल्वर का एटॉमिक मास कितना होता है जेड में, जेड कैसे निकालोगे, 1 इंटू क्या होगा 96,500 इंटू आई कितना एम्पियर है 3 एम्पियर है, इसको सॉल्व करोगे थोड़ा कैलकुलेशन टाइम लगेगा, 96,500 अपॉन 108 इंटू 3, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लिया, ये वैल्यू आ गई 125 सेकेंड लगभग, दिस इज द आंसर, राइट। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो प्रोडक्ट बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहां पे लिखिएगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, क्या कर रहे हो तुम, फिर फोन क्यों चला रहे हो, क्यों, आप कैलकुलेटर क्या जरूरत है, उसे अंदर रखो। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म, सर different product form, ठीक है ना, different product form called product of electrolysis। जब भी आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इलेक्ट्रोड पर मतलब एनोड पर, कैथोड पर, सॉल्यूशन में, वो सब प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। हमने कहा कि डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म और क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के टाइम पर जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो एनोड पे कुछ निकलेगा, कैथोड पे कुछ निकलेगा,
सोल्यूशन में कुछ रहेगा, समझ आएगी नहीं बात? उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस लिखा साथ में बेटा, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड्स ऑन नंबर 1 नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एक तो किस पर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर। और किस पर डिपेंड करेगा बेटा? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। बेटा इलेक्ट्रोड में दो होते हैं। देखो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे तो डिपेंड करेगा। जैसे NaCl है तो उसका प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कुछ होगा। जैसे कॉपर सल्फेट है उसका प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कुछ होगा। सल्फ्यूरिक एसिड है तो H2SO4 उसका प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कुछ होगा, है कि नहीं? तो वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। आएगी ना क्वेश्चन? अब इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? रिएक्टिव इलेक्ट्रोड और दूसरे इनर्ट इलेक्ट्रोड। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड और क्या होगा? इनर्ट इलेक्ट्रोड। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका सिल्वर हो गया, यहाँ एग्जाम्पल लिख देना, कॉपर हो गया, ग्रेफाइट हो गया। और इनर्ट इलेक्ट्रोड में कौन सा आएंगे? प्लेटिनम। प्लेटिनम रिएक्ट नहीं करता। इनर्ट इलेक्ट्रोड, गोल्ड, इनके इलेक्ट्रोड जो होते हैं ये पार्टिसिपेट नहीं करते। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करता है। अगर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होगा तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में भी चेंज हो जाएगा। आएगी ना बात? सुनिए थर्ड पॉइंट है बेटा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पर भी डिपेंड करता है। किस पर? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पर भी डिपेंड करता है। कौन? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है ना? इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, a metal have high SRP value, discharge first at cathode, then metal have low SRP value, then metal have क्या होगा? लो SRP वैल्यू। मतलब वो मेटल पहले डिस्चार्ज हो जाएगा किस पर? कैथोड पर, जिसकी SRP वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है ना? जैसे बी पॉइंट इसका लिख लो। non-metal have low SRP value, discharge first at the node, वो नोड पे पहले डिस्चार्ज हो जाएगा, जिसके SRP वैल्यू क्या होगी? लो। ये नोड पे वो पहले डिस्चार्ज। इसका ऑर्डर भी है डिस्चार्ज होने का, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। सल्फेट आयन सबसे कम, फिर नाइट्रेट आयन उससे कम, फिर हाइड्रोक्साइड आयन उससे कम।
फिर क्या आपका फ्लोराइड एंड फिर फ्लोराइड एंड ब्रोमाइड एंड और क्या हो टेंडेंसी टू डिस्चार्ज फर्स्ट एडिटिव इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेंडेंसी टू डिस्चार्ज फर्स्ट एडिटिव increasing order of tendency to discharge first at the anode आयोडीन है आई माइनस ठीक है। अब सुनिए फोर्थ ओवर वोल्टेज the extra potential which makes the process difficult to occur the extra potential which make the process difficult to occur is known as ओवर वोल्टेज। उसे क्या बोलेंगे ओवर वोल्टेज। अब बेटा इनका हम यूटिलाइज करेंगे जो पढ़ाया मैंने प्रोडक्ट ऑफ इन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द प्रोडक्ट फॉर्म इज कॉल्ड क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। कभी डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा इसका। ये आपको पता होना चाहिए किस पर डिपेंड करेगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर और किस पर करेगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर और एक्सटर्नल रिडक्शन पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा और ओवर वोल्टेज प्रोसेस नहीं होने देता। ये प्रोसेस को क्या कर देता है डिफिकल्ट बना देता है। क्या कर देता है डिफिकल्ट बना देता है। समझ आएगी नहीं बात। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ एक कर लूँगा ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ लिखना प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ molten NaCl molten NaCl। देखो बेटा ये सेल है इलेक्ट्रोलिसिस इसमें कराते हैं आई ना बस में। इसमें क्या भरा हुआ हमने इसमें भरा बेटा molten NaCl भरा। तो ये बताइए NaCl ब्रेक होता तो क्या देता है बताइए Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये देखो इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये क्या है ये वाला एनोड होता है ये वाला क्या होता है कैथोड। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का उल्टा होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव होता है कैथोड क्या होता है पॉजिटिव। यहाँ उल्टा है ना ठीक है ना। अब बताओ जब करंट पास करोगे तो सोडियम आयन किधर भागेगा कैथोड की तरफ। सोडियम आयन का क्या होगा पॉजिटिव चार्ज। यही तो बताया था इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आयंस स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द अपोजिट इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे कैटायन किधर मूव करेगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ से। एनायन किधर मूव करेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। समझ आएगी नहीं बात। किधर मूव करेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। ये ध्यान रखिए। तो सुनिए आप क्या होगा इधर मूव करेगा ठीक है ना। तो एनोड की तरफ एनोड पे क्या होने वाला है एनोड पे कौन भरेगा Cl माइनस। ध्यान दीजिए Cl माइनस लिबरेट हुआ किसके फॉर्म में Cl2 के फॉर्म। क्या लूज करके इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे तो क्या होगा हाफ Cl2 एक Cl हो जाएगा ना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। और Na पे कैथोड पे क्या लिबरेट होगा Na उधर गया कैथोड पे रिडक्शन होगा Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा Na सॉलिड। क्या होगा Na सॉलिड। ये सोडियम डिपॉजिट होगा। तो इसका बेटा आंसर क्या लिखेंगे अब इसका आंसर क्या होगा when molten
NaCl इलेक्ट्रोलाइज्ड, ठीक है ना। क्लोरीन गैस लिबरेटेड एट एनोड, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस यही होगा ना। एंड सोडियम Na डिपॉजिटेड एट कैथोड, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस? जो भी एनोड कैथोड पे लिबरेट होता है, Na डिपॉजिटेड एट कैथोड। आई बात में क्लियर हुआ? यही है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इतना करना, एक एग्जांपल लूंगा कल, दो एक एग्जांपल एनसीईआरटी का ना, जो 17 क्वेश्चन है ना, 17 नहीं 18 करके आना कोशिश करके एक बार होमवर्क में, नहीं तो डिस्कस करेंगे कल।